कल हम लोगों ने पढ़ा था कंसोलिडेशन ऑफ बैंक पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन ना, वित्तीय समावेशन पढ़ा था ना। उसके बाद फिर टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। टैक्स क्यों लगाया जाता है, एक्चुअली में जितनी भी टैक्सिंग पॉलिसी होती है उसको वही नोट्स फॉर्म में लिख लेना। ये राजकोषीय नीतियाँ भी होती कहलाती हैं। टैक्स पॉलिसी जो होती है वो राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत आती है। ये बात वहीं पे नोट में लिख लेना, जहाँ पे टैक्स स्टार्ट किए हो ना वहीं पे कहीं पे नोट में डाल देना, ये सब राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो टैक्स में लास्ट में कौन सा टैक्स लिखा था हम लोगों ने, एड वैलोरम के बाद मिनिमम मैट लिख लिया था, मैट ना। और कौन सा लिखा था, रेट्रोस्पेक्टिव हो चुका ना वो सब, न्यूनतम वाला मैट लिख लिया था ना, ठीक है। तो टैक्स के थ्रू उतना तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और विज़न वाले जो PDF दिए हैं उसे पढ़ रहे हैं ना आप लोग। हिंदी में वही बेस्ट नोट अवेलेबल है, हिंदी में विज़न के नोट्स जो अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। आप लोग देखिए, स्टार्टिंग में लगेगा पेज ज़्यादा है, पेज के ऊपर मत जाइए। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ना वैसे वैसे आप पढ़ते चलेंगे तो आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसमें वो 3 पार्ट में दिया है, तो पहले पार्ट में आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर हो गई होंगी अगर जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको अगर प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लेंगे तो आप लिखने के लिए बेटर हो जाएगा। नहीं, एक बुक के फॉर्म में नोट्स वो बेस्ट बुक है अभी जितनी अवेलेबल है मार्केट में, अच्छा बनाया है उसने। टैक्स फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी में जब हम लोग मौद्रिक नीतियाँ पढ़ रहे थे उसमें एक पढ़े थे प्रसार नीति और एक टाइट, याद होगा ना कुछ, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। तो जैसे जहाँ पे वहाँ पे RBI सब काम कर रही थी। कई बार एक्चुअली में जब पैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए उन पैसों को, महंगाई पे भी पैसे ज़्यादा मार्केट में होंगे तो कई बार महंगाई, रुपए की वैल्यू गिर जाती है ना। रुपए की वैल्यू गिरना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना होता है, जनरली यही होता है ना, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई है। तो कई बार एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी गवर्नमेंट उस लिक्विडिटी क्रंच को, मतलब जो मार्केट में तरलता ज़्यादा हो गई है पैसे की, उसको कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स रेट बढ़ाए जाते हैं। कैसे ये काम करेगा, मान लिया पैसे बढ़ गए, मार्केट है ठीक, यहाँ हो गए पैसे ज़्यादा हो गए, पैसे में से मनी मिला के मनी ज़्यादा, अब यहाँ से अगर मनी गवर्नमेंट को अपने पास वापस चाहिए तो क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देगी ना। टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, टैक्स इंक्रीज करने पे पैसे गवर्नमेंट के पास आने लगेंगे, मार्केट से पैसे कम होने लगेंगे ना। ये भी एक तरह से कभी कभार महंगाई और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए किया जाता है। और इवन टैक्स कम कर देंगे तब भी पैसे ज़्यादा होंगे, मार्केट में पैसे आ जाएंगे, रिवर्स वाला। जो टाइट और एक्सपेंसिव मनी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो टैक्स के थ्रू भी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक तो मौद्रिक नीति RBI करता है, लेकिन अगर टैक्स के थ्रू कंट्रोल करना हुआ, कर के थ्रू, तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट कर सकती है ना, ये समझ में आया ना कैसे करेगी। मार्केट में अगर पैसे ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएंगे ना, क्योंकि टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सरकार कलेक्ट करती है ना।
सरकार अपने पास पैसे ले लेगी ना, हर चीज़ में अगर पैसे बढ़ा दें तो लोगों को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, और वहीं अगर टैक्स कम कर देंगे तो मार्केट में मतलब जो पैसे हैं वो फ्लो करते रहेंगे। ये एक्चुअली में राजकोषीय नीतियों के तहत आती है सारे टैक्स, सारी टैक्स पॉलिसी जो है राजकोषीय नीतियाँ। टैक्स कौन लागू करता है? बजट में उसके प्रोविज़न आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, या सरकार कह सकते हो सरकार करती है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय। ठीक, ये बात अपने में लिख लो वहीं पे नोट्स में। ये चीज़ें एक्चुअली में आप लोग जो हमारा क्लास में नोट्स जितना भी बन रहा है ना, वो फ्लो चार्ट और की टर्म्स लिखिए साथ में, और वहाँ अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जो भी आपको समझ में आता जब हम बोलते हैं। जब उसके साथ आप बुक पढ़ते हैं ना, आपको खुद ही वहाँ पे अगर लगता है कुछ ज़रूरत की चीज़ें तो आप ऐड ऑन कर लेते हो। तो इससे क्या होगा, जो आपको 600 पेज 700 पेज की किताबें दिख रही है ना, वो बहुत कम टाइम में कवर हो जाएंगी। और जो चीज़ें कुछ चीज़ें और हम उस नोट से अगर बियॉन्ड जाके लिखाते हैं तो उसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कुछ टर्म्स पे, कुछ अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे, अगर वो जो PDF है घटना चक्र वाली, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो कहीं किसी नोट्स में नहीं मिलते हैं ना। तो वो चीज़ें जनरली हम टर्म कवर कराने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कहीं से भी कवर करा दें 2-4 किताबों से, कि मतलब कि ज़्यादातर चीज़ें कवर रहें और वो आपके एक्सप्लेनेशन में रहें और कैसे रिलेट है करें। अदरवाइज किसी भी एक नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल होना इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डाइवर्सिफाई आते हैं कई बार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथ में जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाए गए, जैसे बैंकिंग, मुद्रा एंड बैंकिंग खत्म कर दिया गया, अब उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर डालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर डालेंगे आप, तो चीज़ें क्या होंगी, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, आप उसी समय पूछ भी सकते हैं, उसी समय पूछ के खत्म कर सकते हैं, और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि साथ साथ पढ़ने पे कंसेप्ट जितने भी हैं सब क्लियर हो जाएंगे, और फिर उतनी ज़्यादा मेहनत बचेगी। पढ़ना पड़ेगा 2-4 बार, लेकिन चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे मैंने कई बार कहा NCERT पढ़ते हो, NCERT बहुत बेसिक बुक है, पतली बुक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैंने कहा था कि कुछ 4-5 चैप्टर पढ़ने को पूरा नहीं कहा, और फिर उससे कहा था 11th वाली, तो किसी ने भी देखा पलट के, कभी देखा होगा ना, काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हुई क्या हो जाती है। तो वो चीज़ें जब आप साथ साथ करते रहोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें, डाउट जो है वो क्लास में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पता चलेगा जब ये 50 क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई डाउट होगा जब आप बाद में पढ़ने के प्रयास करोगे तो बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, इससे दिक्कत होगी। इसीलिए हम बार बार फोर्स कर रहे हैं। जैसे घर पे जाके मुश्किल से 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा आपको अपने नोट्स पर पलटते हुए, और 20-25 मिनट आपको उस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग बुक्स जो नोट्स विजन दिया हुआ उससे पढ़ लो, तो आप लोग फटाफट तैयार होता रहेगा चीज़ें, और फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसके रिलेट कर लेते हैं, तो वो एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि वो चीज़ें करिए। और अगला टॉपिक आज इसी में टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा टर्म आता है GST का, ठीक है। वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट कहा जाता है ना इसको, GST, वस्तु और सेवा कर। उन्नीस 1991 में तो एक LPG रिफॉर्म हुआ था, आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला एक रिफॉर्म तब हुआ था 1991। 1991 के बाद से जो कहा जाए टैक्सिंग सिस्टम में जो रिफॉर्म किया गया सबसे बड़ा, वो यही GST है। और टैक्सिंग रिफॉर्म में एक्चुअली में क्यों ज़रूरत पड़ी टैक्स रिफॉर्म की? रिफॉर्म मतलब
उसमें सुधार, जो टैक्सिंग सिस्टम जिस तरह से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उसमें सुधार क्यों ज़रूरत पड़ी, उसका कोई रीज़न रहा होगा ना, टैक्स सुधार का क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो 2-3 पॉइंट होते हैं टैक्स सुधार के। एक तो पब्लिक क्या चाहती है कि जो टैक्स कलेक्ट किए जाए उसका सिस्टम क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। टैक्सिंग सिस्टम में कुछ बेसिक टर्म वो होते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं टैक्सिंग सिस्टम के। इसी में एक्चुअली में जब बनाई जीएसटी लिखा है ना, वहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। टैक्सिंग सिस्टम के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे टैक्स को एक्चुअली में ज़्यादातर कलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसमें एक आता है फेयरनेस, एक आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हिंदी में पता होगा, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। फेयरनेस मतलब होता है सबके लिए समान रूप से लागू हो किसी के साथ। एक टॉपिक, एक पॉइंट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी मतलब हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होगा आपका हिंदी में, प्रशासनिक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हर्डल ना हो, आसानी हो, उसमें आसान रूल्स हो जो सबकी समझ में अगला एफिशिएंसी या एफिशिएंट कह सकते हो, ऐसी पॉलिसी हो जो चीज़ें सब पे लागू की जा सके, जो सभी लोग एक्सेप्टेड हों। और एक पॉइंट होगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है लचीलापन रहे इसमें। अभी टर्म को अगर देखते हो टैक्स प्रिंसिपल, फेयरनेस क्यों होना चाहिए, फेयरनेस एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए किसी के साथ ये भेदभाव ना करे। आप थोड़ी चाहेंगे किसी पे टैक्स किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम और किसी को समझ में ना आए, ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना। इसलिए एक फेयरनेस की पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो टैक्स सिस्टम कलेक्ट किया जा रहा है, टैक्सिंग के जो रूल बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, सब लोग उस पर भरोसा कर सकें, यही होगा ना। अदरवाइज अगर उसको बहुत वेग बनाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा छुपा छुपा के सीक्रेटली, उससे क्या होगा, लोगों का टैक्स सिस्टम से भरोसा कम हो जाएगा ना। और जबकि टैक्स सिस्टम अगर बनाया गया तो पब्लिक के बताया जाता है कि भाई ये जो पैसा हम लेंगे ये पब्लिक वेलफेयर में ही यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब हम पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं और पब्लिक का पैसा ही यूज कर रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है ना। पारदर्शिता लिखो, हिंदी वाले लिखो इसको पारदर्शिता ही लिखना जैसे। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी ये कहते हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी हमारी, आप इसको गोला बना के भी लिख सकते हो, इस तरह बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, उसके आगे अपना एक एक लाइन अपने इस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ें कह सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी क्या होगा, जो उसके रूल्स और रेगुलेशन बने हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक तो इजी वहाँ जो उसको एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी हो उसको हमें ये पता हो। जैसे आपको अगर कोई काम है मान लिया क्लास का, एक सिंपल प्रोसीजर रखा जाता, कोई एक पर्सन बैठा दिया जाए तो उसके पास सब लोग अपने ग्रीवेंसेस दे सकिए या किसी पर्सन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकिए सिंपल लैंग्वेज में, और वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि बहुत ज़्यादा हायरार्की बना दी गई, कई तरह के प्रोसेस बना दिए गए, तो उसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो बहुत सिंपल सा रूल रहेगा, अगर कोई दिक्कत होती है आपको, कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा है आपको पता हो, तो ये चीज़ें आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी की ज़रूरी होती है। अगला है एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट कोई चीज़ प्रभावी होना चाहिए, टैक्स ऐसा होना चाहिए किसी को ये ना लगे कि हमसे बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है या हमसे बहुत कम वसूला जा रहा है या हमारी इनकम पे इतना ज़्यादा, मतलब हमारी गर्दन, जैसे कहते नहीं कि हमारी गर्दन काट दे रहे हैं, ये तो इस तरह वाला नहीं होना चाहिए। एक एफिशिएंट कर होना चाहिए कि एक सिंपल फॉर्म में एक्सेप्टेबल रहे,
और उसका बेस अब ज़्यादा टैक्स बढ़ा दोगे तो लोग टैक्स चोरी बढ़ा देंगे ना। लोगों पे अगर बर्डन लगेगा तो लोग लूप होल ज़्यादा ढूंढने लगेंगे, तो टैक्स बेस बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक रीजनेबल अगर टैक्स रहता है तो लोग सोचेंगे कि रूल्स फॉलो करें। जैसे अभी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना दिया जाए, बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए अभी जैसे ही क्लास में, तो बहुत से लोग क्या करोगे कि कुछ न कुछ टाल मटोल करके किसी तरह उससे बच जाए। और बहुत सिंपल चीज़ें अगर रखी जाती हैं, मतलब आसानी से आपको चीज़ें कही जाती हैं कि नहीं ठीक है ये भी कर लो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं आप एडजस्ट करते हो ना वहाँ, मतलब आप चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, सिंपल रूल है, आपके समझ में आ रहा है तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए टैक्स की एक्चुअली में जो एफिशिएंट अगर टैक्स चाहिए, एक तो सिंपल रूलिंग के साथ बहुत सिंपल चाहिए, सबके अंडरस्टैंडिंग में सिंपल लैंग्वेज में यूज़ होना चाहिए, और साथ में उसके जो और भी प्रोसीजर्स हैं, किसको कितना टैक्स देना है क्या नहीं देना। अब उसमें अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भर दिया जाएगा तो लोगों को टैक्सिंग सिस्टम समझ ही नहीं आएगा, और टैक्स दे रहे हैं हमें टैक्सिंग सिस्टम समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या फील करेंगे, पता नहीं क्या ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर डिफाई करने की, मतलब बहुत ज़्यादा डिनाई करने की, टैक्स ना पे करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो टैक्स हमें क्या चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम, एक रिजनेबल रेट चाहिए ना टैक्सिंग का। तो टैक्स उसके बेसिस पे एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात जो कही अभी मैंने, रूल्स अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिजिड अगर होते हैं तब भी लोग टैक्स पेमेंट से बचने लगते हैं। फ्लेक्सिबल रहने पे लोगों को ये रहता है कि हाँ कुछ चीज़ें बेंड की जा सकती, मतलब किसी और डायरेक्शन में हम करके काम को निपटा सकते हैं, या हमारे फेवर में भी ये रूल बन सकता है। गवर्नमेंट चेंज करती रहती है ना कभी कभार रूल्स और टैक्स के बेसिस। जैसे अगर टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, बताया अभी आप लोगों को, तो अगर कोई 50% 60% अगर टैक्स लगा दोगे इनकम पे, तो लोग क्या करेंगे, इसमें लूप होल ढूंढने लगेंगे किसी तरह पैसे बचाए जाए। और ये 10 से 20% अगर रहेगा, लोग समझेंगे ठीक है कम से कम हमारी इनकम का इतना परसेंट जा रहा, चलो दे सकते हैं, एक फिजिबल रेट है, दिया जा सकता है। लेकिन बट अगर उससे ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा अगर ज़्यादा लोगों के पैसे जाने लगे, तभी लोग क्या करते हैं, कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं ज़्यादा नुकसान होने पे उनका। तो टैक्स बेस कम होता जाएगा, टैक्स चोरी बढ़ जाएगी। जैसे टैक्स चोरी बढ़ेगी तो ब्लैक मनी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के उसमें नहीं रहेगा, इसलिए उसका फ्लेक्सिबल होना रूल्स का ज़रूरी होता है। ये सारे प्रिंसिपल हो गए ये 4-5, इसी के बेसिस पे टैक्स पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए। समझे आप लोग? तो जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे बातें हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल हो गए। बेसिक प्रिंसिपल कैसे रिलेट करता है हर जगहों पे, वो अब देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, शासकीय सरलता कहते हैं, प्रशासकीय सरलता कह लो या शासकीय कह लो। जीएसटी जो है 91 के बाद से पहला इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फील्ड में। तो इसको कहा गया वन नेशन वन टैक्स, ये इसकी लोगो लाइन है, वन नेशन वन टैक्स। ये इसको नोट्स फॉर्म में लिख लेना कहीं पर। 91 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया है। ये सब पीसेस में दिया था 1 जुलाई 2017, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी अपनाई गई है ये एक तरह से, कि पूरे देश में हमारे एक देश एक कर, एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम पॉलिसी को अपनाया गया। पहले क्या होता था कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो गुड्स, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड ही है, इसमें इनकम टैक्स नहीं आता, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को कवर कर रहा है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सारे कवर करता है। ये सब एक्चुअली में नोट डाउन किए रहिएगा, मतलब भूलने ना पाए, वरना पता चले टर्म आप लोग भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी कनेक्ट करने में। वो टर्म ही लिख लेंगे तो उतने में आपको याद रहेगा।
इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही ये सारे कवर करता है। इसमें मेन फोकस किया गया कि जो हमारे पास कितने राज्य हैं हमारे यहाँ, 29 कौन बोला, 28 था, ठीक है। एक राज्य कौन खत्म हुआ अभी, कौन सा, हाँ JNK, करेक्ट। यूनियन टेरिटरी बना दी गई। यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे पास, 8 ठीक, 8 हैं। हाँ, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हर जगह टैक्स सिस्टम, अगर हर राज्य में अपने अपने टैक्स सिस्टम सब लगा रखे थे, तो उनको क्या किया गया, कहा गया कि भाई अब ऐसे में क्या होता है कि जो कहीं प्रोड्यूसर कहीं पे है, बायर कहीं और है, तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट, उससे बिजनेस करने में कोई टैक्स इतना सिस्टम बढ़ा दिया, वहाँ पे मार्केट की सेल ही नहीं हो रही है। टैक्स रेट अगर ज़्यादा होगा तो सेल कम हो जाएगी ना, महंगा हो जाएगा सामान, उसकी सेल कम हो जाएगी। या जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी उन पे एक्चुअली में जिस राज्य में टैक्स रेट कम दिखेगा उन्हें उसी राज्य में लगाएंगी प्लांट, क्यों अदर राज्य में लगाए जहाँ पे टैक्स रेट उनके प्रोडक्ट पे ज़्यादा है, या उनको सर्विसेज जहाँ देनी है वहाँ पे अगर उनको चार्जेस ज़्यादा देनी पड़ रहे हैं तो वो नहीं लगाएंगे ना। तो इससे बेटर है कि अगर वन नेशन वन टैक्स हो जाता है कि ऑल ओवर इंडिया हर राज्य में एक्चुअली में लगभग समान टैक्स सिस्टम हो जाता है, उससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट आसान हो जाएगा। और बहुत सी लेयरिंग जो है टैक्स सिस्टम की, टैक्स सिस्टम की लेयरिंग, जैसे एक सामान गुजरात में प्रोड्यूस हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो कई लेयर से यहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजर रहा, वहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजर रहा, वो सब लेयरिंग कम हो जाएगी ना। सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया है क्लियरेंस इसमें GST में, गुड्स एंड सर्विसेज में। तो गुड्स एंड सर्विसेज में अगर आप लिखेंगे तो मेनली ये एक तरह का टैक्स है जो मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन, बिक्री, और कंजप्शन मतलब उपभोग, उत्पादन, बिक्री, उपभोग। गुड्स एंड सर्विसेज का वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर लगाया जाता है ये, ठीक है। ये 3 टर्म एक्चुअली में लिख लीजिएगा। GST का एक सबसे बड़ा और फीचर्स हैं कुछ GST के, मतलब गुड़ कहते हैं, फीचर्स कहते हैं वैसे एक तरह से, मतलब गुड़ कहना तो थोड़ा, लेकिन गुड़ ही है वैसे, हिंदी में ज़्यादा बेटर गुड़ ही लिख लो। फीचर्स इसके हैं, एक तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहाँ पे बिकेगा सामान, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे बिकेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन गुड, जहाँ पे इसका उपभोग होगा फाइनल, जो फाइनल खरीदेगा उस पर ये टैक्स लगाया जाएगा। ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मतलब उसमें जो, जैसे हम आटा और गेहूं वाला एग्जांपल दिए थे ना, वैल्यू एडेड होता, वैसे उसमें जो वैल्यू एडिशन होगा फाइनल, उसी पे ये टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स को भी इंक्लूड करता है ये तो पता ही है आपको। तो कुछ सेंट्रल, जैसे देखिए कुछ टैक्स जो इसमें शामिल हुए हैं, कुछ बता रहे हैं एग्जांपल, और भी बहुत सारे और लिस्ट है बहुत बड़ी, तो कुछ मेन हम बता दे रहे हैं। इसमें देखो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, केंद्रीय मूल्य संवर्धन, एडेड मतलब संवर्धित कर, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कल को हिंदी में कस्टम ड्यूटी ही कहते हैं, कोई स्पेसिफिक हिंदी हो तो उसको मत जाइए क्योंकि वो फिर आपके समझ में नहीं आएगा वो। कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल केंद्रीय बिक्री कर या सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स,
एक वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट बड़ा लागू किया जाता था हर स्टेट में, उसे भी जीएसटी में लागू कर दिया गया है। अटेंडेंस कर देने से वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसे एक्चुअली में वो पीडीएफ बनाऊंगी, उसे नोट डाउन किए रहो, तो उसे सर्किल बनाने आसान रहेगा जब आप पढ़ोगे साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें पीडीएफ में देखते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में फिर। अगला जीएसटी 4 रेट स्ट्रक्चर में डिवाइड है, 4 टायर स्ट्रक्चर में डिवाइड है। 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब में डिवाइड है ना, 5, 12, 18, 28, 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है ना। 5%, 12%, 18%, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को 5% में रखा गया है। दूध को कौन से परसेंट में रखा गया? अभी रिसेंटली इसमें बड़ा हंगामा हुआ था इसके लिए। मिल्क को, जो ये पैकेट वाले दूध बिकते हैं, इन पे अभी बड़ा हंगामा चल रहा था ना जुलाई में, जुलाई अगस्त में मानसून बजट पे इस पे कुछ किसी स्लैब में चेंज किया गया है ना, 5%। इस पे पहले 0 लगता था, अब 5% कर दिया है, तो उससे रेट बढ़े तो सब लोग बोले कि खाने पीने की चीज़ों पे भी ये 5% टैक्स लेने लगे, जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट पे अपोजिशन ने कहा कि आप तो कह रहे थे हर फूड आइटम में 0% रहेगा, लेकिन 5% आपने लगा दिया उस पर, ये 5%। वैसे ही डिफरेंट फूड आइटम से जो भी है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जैसा देखती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो अलग अलग स्लैब में चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे लग्जरी गुड्स ज़्यादातर 28% में आते हैं, 28% में, ठीक है। ये 4 स्लैब एक्चुअली में डिवाइड किए गए हैं। जीएसटी टैक्स का रेवेन्यू जो स्टेट और सेंटर के बीच में 50% पे शेयर होगा, 50:50 पे, मतलब आधे आध। सेंटर और स्टेट के बीच में जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो दोनों में 50-50 शेयर होगा, आईजीएसटी को छोड़ के। इसमें भी एक्चुअली में जीएसटी के 3 पार्ट हैं, एक तो सेंटर, एक स्टेट, एक इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी कहते हैं उसे। 3 टर्म है जीएसटी में, सेंटर, स्टेट और आईजीएसटी, मतलब इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में 50-50 शेयर है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो शेयरिंग है 50-50% की है। बाकी आईजीएसटी का अलग है कंसेप्ट, उतना अंदर आपको घुसने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कितना कौन, बस आप एक ओवरऑल ऊपर से हम देखते हैं, क्योंकि हम टैक्स सिस्टम तो के ओवरव्यू पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि फिर टैक्सेशन लॉ के अंदर घुसने का मतलब है वो फिर एक अलग स्ट्रीम हो जाती है पढ़ाई की। जी क्या? क्या चीज़? जीएसटी जब भी आएगा, अगर लिखने को कहीं भी पॉज लिखने क्वेश्चन क्या आ रहा है,
कई बार जीएसटी डायरेक्ट आ रहा, प्रॉज कॉन्स और उसके बारे में एप्लीकेशन पार्ट पूछा गया, तो आप वो टैक्स तो एक इंट्रोडक्शन में बताएंगे ना कितने टाइप के टैक्स है, सेंट्रल, स्टेट और आईजीएसटी है, उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, कुछ उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे, इससे फ़ायदे क्या है, उससे नुकसान क्या है। अब उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या पूछा गया है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है। कोई क्वेश्चन बताओ तो बताओ, देखो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके की टर्म कौन से आप कवर कर रहे हैं, कौन से नहीं। चाहे मेंस के क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो उसमें क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है जीएसटी के बारे में, तो अगर माइनर टर्म अगर मिस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेन टर्म मिस होंगे, अगर वो स्ट्रक्चरिंग ही पूछ लिया जीएसटी का, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है, किस एक्ट के तहत, तो अब आप नहीं लिखेंगे तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर वो प्रॉज कॉन्स कोई अप्लाइड पार्ट पूछ रहा है तो हो सकता है वहाँ पे आप मिस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा। इसमें आर्टिकल कौन सा इन्वॉल्व है, किसी को पता है? कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है जीएसटी में? 289 79 कहते हैं हिंदी, 279 और 269। 269 वन टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है और 279 में जीएसटी काउंसिल का प्रोविज़न है। 269 है, विजन में लिखा होगा इसके बाद, देखा कहाँ पे कौन से चैप्टर में है, जहाँ पे फिस्कल राजकोषीय पॉलिसियाँ हैं उसमें, उसी में 269A होगा वो। 279A में काउंसिल, जीएसटी काउंसिल है, लेकिन जो टैक्स सिस्टम लाया गया जीएसटी पूरा होल वो 269 ए ना, ठीक, वो बात लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कभी कभार पूछी जाती है प्रीलिम्स में, संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी में पता है क्या होती है, संवैधानिक बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, पढ़ाया गया पॉलिटी में, पॉलिटी में पढ़ाया गया ये बात। अच्छा तुम नहीं करते पॉलिटी, हाँ बताओ। करेक्ट, हाँ संवैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी, वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो बनती है, ठीक। तो जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया वो आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया, इसी में अगला फीचर्स, इसी में अगला पॉइंट है जीएसटी में ही। टू 279 के तहत ये क्या करेगा, जो भी टैक्स सिस्टम लागू होंगे, कितना % टैक्स होना चाहिए जीएसटी का, किस स्लैब में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें सेंटर और स्टेट, इस काउंसिल में सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, इस काउंसिल में। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 2016। जीएसटी काउंसिल चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होता है इस काउंसिल का।
वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होता है। ये एक फेडरल बॉडी है। फेडरलिज्म पढ़ा था, फेडरल की हिंदी पता होगी उसमें, संघीय ऐसे कुछ कहते हैं, संघीय नहीं कहते। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये टैक्स रेट, ये जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट, टैक्स छूट, टैक्स दर और किस फॉर्म का टैक्स और कौन सा टैक्स कानून, ये सब पे डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। क्या हुआ, नहीं समझ में? टैक्स रेट, टैक्स दर एक्चुअली में जो भी लगेगी, कौन सा किस फॉर्म में टैक्स लगेगा, और टैक्स का एक्चुअली में कौन सा टैक्स कानून होगा, कैसा रहेगा वो, उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? यही जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। ठीक। जीएसटी एक्चुअली में आप लोगों को उसमें पॉलिटी में पढ़ाया नहीं गया था क्या? जीएसटी काउंसिल है, अभी नहीं पढ़ाया। फिर इसमें जो वोटिंग का प्रस्ताव पारित होगा, 3/4 मेंबर एक्चुअली में प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग में। 3/4 मेंबर्स उस जीएसटी काउंसिल के प्रेजेंट और वोट करने चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा कानून पास हुआ, वहां से कौन सा प्रस्ताव पास हुआ। 3/4 मतलब 75%। ठीक है। और उसमें भी जो टोटल वोट पड़ेंगे उसमें से वेट किसका ज़्यादा रहेगा? 1/3 वोट वेट रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। 1/3 मान लिया 33 वोट अगर पड़ते हैं तो उसमें से 11 वोट, 11 तिहाई 33 होता है ना, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार का वेट रहेगा, उसकी तरफ वो झुका हुआ, मतलब कहते हैं ना वेट, मतलब उसका अधिक एक वेट होगा, मतलब पावरफुल एसेट हो गया। और सारे स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होगा। फिर 1/3 अगर उनका हो गया, 2/3 उनका हो जाएगा। और ये काउंसिल जो है एंटी प्रॉफिटियरिंग, एक टर्म होता है एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता और यही हिंदी में भी लिखा होता है ज़्यादातर, वहाँ जो वो ट्रांसलेशन होता है एंटी प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिट से प्रॉफिटियरिंग बना। एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी बनाती है ये काउंसिल। वो क्या होती है कि जो लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं या मतलब टैक्स के लूपहोल ढूंढ के बचने का, टैक्स ना देने का प्रयास करते हैं अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, उसके लिए ये कमेटी बनाई है एंटी प्रॉफिटियरिंग। देखी जाती है कि लोग बच ना सकें, टैक्स पे करें, मतलब लूपहोल ढूंढ के बच ना सकें उनसे। अनफेयर प्रैक्टिस कहलाएगी ना, आप लूपहोल ढूंढ के टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो अनफेयर प्रैक्टिस है ना, जबकि टैक्स पे करना चाहिए सबको। एक एसेंस भाई वो एक्चुअली पब्लिक बेनिफिट में यूज होता है। अब अगला इसमें एक पेन है जीएसटीएन, गुड्स सर्विसेज नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। इसी में जीएसटी के अंदर है वो भी, जैसे जीएसटी काउंसिल पढ़ लिए, एक लिख लिया, एक जीएसटीएन है।
ठीक है। अब इसके पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जैसे एनजीओ वगैरह पढ़े होंगे आप लोग। नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब ये ज़्यादातर कंपनियां किस पे बनती हैं? फायदे नुकसान पे बिजनेस करती हैं। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये मतलब ऐसा कोई बिजनेस इसका नहीं है कि ये सेल करेगी कुछ कमाएगी, ऐसा नहीं है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब बस चलेगी उतना ही, अपना एक्सपेंसेस जो चलेंगे उससे, एक्सपेंसेस के लिए जो लगेंगे वही खर्चा लेगी, किसी से नहीं। और ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड होगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड होगी। जीएसटीएन जो है इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करना, एक प्लेटफॉर्म देगी इनडायरेक्ट कलेक्शन का, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। और इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या होगा? प्रिपेयर फाइल्स, रेक्टिफाई रिटर्न्स, ये वाले जो टर्म थे नहीं है, सिंप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी टर्म था ना प्रिंसिपल में, तो ये वही काम कर रहा है। रिटर्न्स, मेक रीपेमेंट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, ये होगा। इसमें एक टर्म और है ई वे बिल, पढ़ा सुनते होंगे आप लोग, ई वे बिल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, जल्दी लिखा जाता है ई वे बिल। ई वे बिल होता है, सुना है किसी ने ई वे बिल के बारे में? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं? वाजपेयी जी, आजकल आप बड़े शांत रहते हैं, सुने हैं? क्लास के बाद मिलना आप और आप। भूख राम नहीं है क्या आज? है? अच्छा, सुबह जग नहीं पाए? अच्छा, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली में एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ई वे बिल। ये ज़्यादातर जैसे इंटर स्टेट जब ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके लिए ये बिल क्रिएट किया जाता है, जिसका, और ये किसके लिए? 50,000 से अमाउंट जब ज़्यादा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए ये बनाया जाता है। एक तो 50,000 अमाउंट से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का हो तो उसके लिए ये बनता है। और ये ऑनलाइन जनरेट किया जाता है। और जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब ट्रेवल जब भी करना, मतलब सोर्स से निकलना, वो कहीं आना जाना है, तो कई जगह ऑक्ट्राई टेस्ट, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में ऑक्ट्राई टेस्ट लगता है, टैक्स सिस्टम लगता है या कुछ और लगता है, तो एक ई वे बिल बन जाएगा, आप थ्रू आउट हर जगह पास होते चले जाएंगे, स्कैन हो गए। जैसे आपका आजकल वो फास्ट टैग लगता है ना सिस्टम, कि उस पर आपका हर्डल्स नहीं होता, रुकना नहीं पड़ता, ऑनलाइन कट गया, वैसे ही जीएसटीएन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा। आपको फिर जो ये टैक्स सिंप्लिसिटी वाला एक प्रिंसिपल्स पढ़े ना हम लोग, ये उसी तरह होगा कि आपको 10 जगह 10 ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजरना नहीं पड़ेगा। एक बार आपका ई वे बिल बना तो आप अगर इंटर स्टेट भी ट्रेवल कहीं भी कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक सिस्टम, ऑटोमेटिकली सिस्टम में जनरेटेड डॉक्यूमेंट है, वो ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल रहेंगे उसके डाटा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। समझे आप? इसीलिए ई वे बिल का किया गया एक्चुअली में।
ये वेरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट होगा, वो काम आएगा इसके, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा ना एक तरह से, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जिससे इंटर स्टेट हम हैसल फ्री। अगर पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले पता चल रहा है कि इस स्टेट से उस स्टेट जाना, फिर उस स्टेट में चल के लाइन लगाओ। अब इंटर स्टेट जहाँ देख लोगे हाईवे के किनारे जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, मतलब बसें कह रही सॉरी, ट्रकें जो गुड्स एंड सर्विसेज कैरी कर रही हैं, तो लाइन टू लाइन लगा के खड़ी हैं, पहले उसका पेपर बनवाए फिर जाके कुछ होगा। तो ये सब क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिले पैदा करेगा ना, कि इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा। और जहाँ भी बहुत ज़्यादा रेट टेपिज्म आएगा, रेट टेपिज्म वाला एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था आप लोगों को, ये हर जगह लागू, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो या कहीं भी, जहाँ भी 10 लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, सबकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी, तो सब लोग कुछ न कुछ हर्डल्स क्रिएट करेंगे। और जब जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पैसे मतलब लूट करप्शन बढ़ेगा ना, तो उससे और डिले होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज डिले पहुँचेगा और महंगा पहुँचेगा। और कई बार एक्चुअली पेरिसेबल आइटम जो होते हैं, ख़राब होने वाले पेरिसेबल आइटम उनको कहते हैं जो ख़राब, जैसे वेजिटेबल्स, फल फ्रूट, ये सब हो गए, तो ये सब खराब भी हो सकते हैं। उसमें लॉसेस किसका होगा, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका भी लॉसेस हो सकता है, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, फार्मर को भी प्रॉपर वे में एक्चुअली उनके पैसे नहीं मिलेंगे। और इसका बर्डन किस पे भी पड़ सकता है, उपभोक्ताओं पे, जो उसको खरीदेंगे वो महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। ये सब हर्डल जीएसटी के थ्रू दूर हो गया ना, ये बिल के थ्रू। कैसे कनेक्ट हो रहा वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को प्रॉस कॉन्स आप लोगों को और ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे, या 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें कवर होंगी। अब आगे कुछ टर्म आते हैं जीएसटी के बारे में, यही है जीएसटी के अगर प्रॉस कॉन्स हम कुछ दिखा दें, बेनिफिट। जीएसटी के बेनिफिट बता दे रहे हैं, इसके बाद जीएसटी में और जो चीज़ें आपको कॉन्स क्या क्या दिक्कतें हो रही है, देखिए वो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट बताएंगे, बाकी आप लोगों को देखना पड़ेगा बुक से कई चीज़ें। मेन पॉइंट हम बता दे रहे हैं। किसके दिमाग में आ रहा है कुछ बेनिफिट, गिनाओ, कोई बताओ, मैं कौन बता सकता है क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे हैं जीएसटी के? बता तो दिया, इतना सब समझा दिया ना जीएसटी क्या है, क्या कर रहा है। अब उससे जरा दिमाग लगाओ अपना, एक लोग हाथ खड़े करें, वो पूछ लेंगे कौन बताना चाह रहे हैं। कौन? राज्यों द्वारा अलग अलग टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सिंग सिस्टम इजी हो जाएगी सब। इसको एक्चुअली में कनेक्ट करो, वो जो 5 प्रिंसिपल लिखाए थे, वो 5 प्रिंसिपल्स को कैसे ये फुलफिल कर रहा है। 5 प्रिंसिपल लिखाए थे ना जीएसटी के बॉक्स बना के, उससे कनेक्ट करो इसको, क्या करेगा ये और बताओ। टैक्स सिंप्लिसिटी कर रहा है ना, सिंपल बना रहा, ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो सबको पता है कहाँ पे क्या टैक्स लगेगा, क्या चीज़ हमको करना है, ये पता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी हो गई, एफिशिएंट भी है। इसके द्वारा जो जो चीज़ें जिस स्लैब में आ रही हैं, 4 स्लैब बना दिए गए कि भाई हमें यही टैक्स पे करना है, तो अब उस स्लैब में अगर हमारा सामान आ रहा है हमको पता है, लिस्ट आउट किया हुआ है। और बताओ, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म कर दिए गए हैं, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्सेस बढ़ जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता है ना, बिजनेस की सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है ना, वर्ल्ड बैंक निकालता है, अब इस साल 2 साल से बंद कर दिया है। कास्केडिंग इफेक्ट होता था टैक्सेस का। कास्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि टैक्स पे टैक्स कई स्टेट में जा रहे हैं, पता चल रहा है एक स्टेट में हम कुछ टैक्स पे किए, फिर पता चला अगले स्टेट में फिर उस पर टैक्स लग रहा है हमारे ऊपर। मतलब
एक टैक्स लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, इस तरह से कई टैक्स सिस्टम लग रहे हैं। अब उस टैक्स सिस्टम क्या हो गया, खत्म। बस हमें एक टैक्स पे करना, जीएसटी पता है, जीएसटी पे करना। अब उसमें पता चला सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर ये टैक्स और ट्राई टैक्स, 50 तरह के टैक्स लगते थे ना पहले। वो सब चीज़ों का हर्डल्स फिनिश। एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे ई-वे बिल बनवाया, हम कहीं भी थ्रू आउट इंडिया सेल कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से दिक्कत नहीं रही। और कोई पॉइंट ऐसे छूट रहा है, लग रहा है, उससे कनेक्ट करो। हाँ, इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो सकता है, महंगाई बढ़ जाती है, यस कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया कैसे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा? ये जो बोले पॉइंट, टैक्सिंग सिस्टम अगर आसान रहेगा, आपके सामान खराब नहीं होंगे और टाइम पे पहुंचेगा, तो पैसे का इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा ना सामान। अगर बहुत ज़्यादा हर्डल्स के थ्रू सामान आए, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी और सामान खराब होगा और उस पर ज़्यादा करप्शन में पैसे जाएंगे, उसका रेट बढ़ जाना स्वाभाविक है। पैसे कम लगेंगे इंटर स्टेट एक्चुअली में, अगर सिंगल टैक्स सिस्टम है तो लगभग जो रेट यूपी में होगा वही रेट तमिलनाडु में होगा, वही रेट आपके महाराष्ट्र में होगा, सेम रेट सिस्टम। और कुछ ठीक है, यही मेन एक्चुअली में है कुछ पॉइंट। इसके नुकसान क्या क्या है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ये नया सिस्टम लागू हुआ तो लोगों को सीखने में, लोगों को समझने में और लोगों को इसे कंप्लाई करने में दिक्कत हो रही। जैसे कोई नया सिस्टम जब लागू होता है तो उस पर लोगों को यूज टू होने में कुछ टाइम लगता है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पूरी तरह से रेडी नहीं होती, वो भी हर्डल पैदा करती है। कोई नई चीज़ लागू की जाए तो इंसानों के अंदर क्या है, उसको रेजिस्ट करता है, चेंज को। चेंज एक्सेप्ट करनी बड़ी मुश्किल होती है, और जिसको कमाई हो रही होगी करप्शन से, वो कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा? जल्दी करेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, 50 तरह के हर्डल्स क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज़ें समस्या हो। दूसरा, सेंटर और स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंसेस होना, क्योंकि कई सेंटर कुछ चीज़ें स्टेट कलेक्ट करेगा जीएसटी के, तो जाएगा जीएसटी में ही। सेंटर और स्टेट की ब्यूरोक्रेसी का आपसी टसल, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के, दो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो गई, तो एक दूसरे से एक्चुअली में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से प्रॉपर अलाइनमेंट करना, बहुत इशूज़ आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आया, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉस तो हुआ नहीं, तो वो डायरेक्टली कई बार कहा जा रहा है, रिस्पॉन्ड प्रॉपर वे में कर ही नहीं रहे। जैसे मैंने कल एग्जांपल कोई दिया था ना कि आप लोगों को कोई किसी भी चीज़ को कहा जाए, अगर कोई मन लगा के काम नहीं करना चाहेगा तो आप उससे करवा थोड़ी सकते हैं, नहीं करवा सकते ना, वो 50 तरह के बहाने देगा उसमें। तो ये सब समस्याएं भी हैं, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। और एक हो गया टेक्निकल नॉलेज का, लिटरेसी का, इसका टैक्स लिटरेसी का, ये वाली प्रॉब्लम हो गई। अभी नया नया सिस्टम लागू हुआ, और कई चीज़ें हैं कि जो इंटरनल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जीएसटी ई-वे बिल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जीएसटी एंड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तो धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ गया। 2017 में लागू हुआ, धीरे धीरे 5 साल हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी भी सिस्टम में कुछ खामियां हैं जो धीरे धीरे दूर की जा रही हैं और उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये सब इसकी आप कॉन्स बता सकते हैं। जब आप बताइए इसके हानि, मतलब दिक्कतें क्या आ रही हैं इसमें, प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं हैं, ठीक। अब कुछ टैक्स के टर्म रहेंगे, मेन कौन कौन से टैक्स, कुछ स्पेशल टाइप के टैक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं कहीं कहीं, तो उन कुछ टर्म्स को हम लिखवाएंगे। हो सकता है विजन में कुछ दिया हुआ है, कुछ अगर नहीं दिया है उसको जो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ वही उतना लिख लेना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कहीं से, ठीक है।
कुछ स्पेसिफिक टर्म पूछे जाते हैं जैसे पिगुएन टैक्स, टोबिन टैक्स, इस तरह के टैक्स एक्चुअली में वर्ड पूछ लिए जाते हैं। एड वोलरम टैक्स सिस्टम मैंने कल लिखाया था ना। एड वोलरम टैक्स कौन मुझे बता सकता है क्या होता है? कोई बता सकता है? एड वोलरम कल लिखाया था ना। इसका हाँ बोलो ना, क्लियर कर बताओ। वैल्यू एडेड, जो जितना वैल्यू ऐड होगा उसी पे जो टैक्स लगेगा प्रोपोर्शनल में। हाँ करेक्ट। एग्जाम्पल इसीलिए बताते हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकिए उस समय। कोई भी टैक्स एक्चुअली में हमेशा सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बस लगता किस पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक टर्म एक्चुअली में आता है, अब कुछ टर्म लिखे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं टैक्सिंग के। अब जीएसटी वाला क्लोज हुआ, इसके प्रॉज कॉन्स बता दिए, जीएसटी का स्ट्रक्चर बता दिया, जीएसटी में क्या क्या बताया, ये बता दिया कौन से आर्टिकल के तहत है। एक तो ये हो गया, पता चल गया आपको। पहला क्या पता चला, वन नेशन वन टैक्स, एक टर्म ये है, इंपॉर्टेंट टर्म है इसे। उसके बाद जीएसटी में कितने टाइप की जीएसटी है, कितने स्लैब हैं, ये बता दिया गया। और उसके बाद फिर इसमें बता दिया कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं, ये बता दिया गया। जीएसटी काउंसिल बता दिया गया और जीएसटीएन नेटवर्क बता दिया गया और ई वे बिल। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये जीएसटी के, जो हम लोगों को लिखने को आते हैं। अब उसके बाद फिर आ गया प्रॉज कॉन्स। प्रॉज कॉन्स आपको पता चल गया। अब हर एक चीज़ें जब भी करंट में क्वेश्चंस आएगा, करंट से अगर उठाएगा तो करंट में अगर बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्लैब चेंज होगा या कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो वो चीज़ें आएंगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है अगर जीएसटी के रिलेटेड तो इतने पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें फैक्चुअल वाली चीज़ें हैं आपको, और ये चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। तो आपको एक ओवरऑल एसेंस पता है कि जीएसटी करता क्या है, क्यों आया जीएसटी, इसका मेन एसेंस क्या था ये भी पता है आपको, किस पर्पज के लिए आया जीएसटी। जो 5 प्रिंसिपल हमने लिखा है टैक्स के, क्यों टैक्स ला रहे हैं, उसके सारे प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए आ रहा है कि नहीं जीएसटी। सिंपल टैक्स सिस्टम हो जाए, क्या है ऑब्जेक्टिव जीएसटी का, यही तो है, सिंप्लिसिटी हो जाए, वन नेशन वन टैक्स टाइप का हो जाए। 5 टैक्स नहीं, मैंने 5 प्रिंसिपल बताया। कोई चीज़ किसी एसेंस पे, जैसे हमारा डेली का काम है, कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे ना, वैल्यू सिस्टम होगा ना एक, उसी पे तो लोग रिलाई करते हैं। पूजा आपके इकॉनमी में नंबर ठीक थे, आप अच्छा परफॉर्म किए हैं, और आप अभी मिलिएगा क्लास के बाद, क्या कर रही हैं आप बताइएगा, ठीक। ऐसा मत सोचिए कुछ ऐसा हम आपसे डांटने हैं बोलने वाले हैं, उसलिए नहीं कि अगला टेस्ट अगले सैटरडे है ना, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है कि नहीं। तो एक टर्म होता है, इसी में जो टर्म आगे लिखना है टैक्स में टर्म में सेस, CESS, सेस। सुने होंगे ना, जब एक्चुअली में जब भी पेट्रोल भराने जाइए
तो जो वहाँ से पर्ची निकलती है वहाँ लिखा रहता होगा 0.5% सेस और एक लिखा रहता होगा सरचार्ज। जो गाड़ी चलाते होंगे, बाइक देखे होंगे ना, कभी सरचार्ज लिखा रहता है, फिर नीचे लिखा रहता है सेस लिखा रहता है, टोटल लिखे रहते हैं ना। या जब भी सामान खरीदिए वहां भी लिखा रहता है सेस का। जैसे टैक्स तो अलग हो गया, टैक्स तो लिखा रहेगा अलग से कि सर्विस टैक्स लगा या क्या लगा, जीएसटी लगा इतना, फिर उसके बाद लिख दिया जाएगा इतना परसेंट सेस इस पे लगा, इतना परसेंट इस पे सरचार्ज लगा। तो सेस क्या होता है? सेस एक्चुअली, हाँ क्या कोई कौन है? सरचार्ज होता है ना वो हिंदी में, वो तो उपकर हुआ हिंदी में। सरचार्ज एक्चुअली में सरचार्ज इसलिए लिखवा दिया क्योंकि वही चीज़ पूछता है, इसलिए मैंने उसकी हिंदी नहीं बोली। उपकर, सेस एक अलग, सेस भी है वैसे ही उपकर टाइप का है। लेकिन देखो सेस क्या होता है, एक टैक्स लगाया जाता है, स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाएगा लाइक 0.5%। लेकिन इसके साथ ये इसकी फील्ड भी डिस्कस होगी कि ये जो पैसा कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा। अगर लिखा है तो एग्रीकल्चर सेस, तो वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होगा ये पैसा जहां भी कलेक्ट होगा। अगर ये एजुकेशन सेस लिखा है तो एजुकेशन के लिए यूज होगा। मतलब ये पहले से डिफाइन रहेगा आपको, सेस का जो भी वो परसेंट होगा, सेस जो है वो पहले से आपको बता दिया जाएगा, भाई ये जो 0.5% ले रहे हैं ये इसी पर्टिकुलर काम के लिए ले रहे हैं हम। उसमें गवर्नमेंट उससे जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसको उसी फील्ड में उसे खर्च करना है, वो होता है सेस। और सरचार्ज क्या होगा? सरचार्ज होगा कि ये भी एक एडिशनल टैक्स तो है, एडिशनल टैक्स ही है किसी, लेकिन इसका किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब इसका फील्ड डिफाइन नहीं है, ये बाद में डिफाइन किया जाएगा। जैसे सेस में क्या किया गया, सेस में सिर्फ यही कर दिया गया कि स्पेसिफाइड कर दिया गया, मतलब बता दिया गया कि स्पेसिफिकली ये एजुकेशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। जबकि ये सरचार्ज जो चार्ज किया गया इसमें ये डिफाइन नहीं है किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, ये बाद में डिफाइन होगा। बाद में जैसा गवर्नमेंट को लगेगी जरूरत कहीं पे वो यूटिलाइज करेगी। समझे? किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताए। दोनों में यही अंतर है इतना, एक में फील्ड डिफाइन हो चुकी है कहाँ खर्च होगा पैसा, दूसरे में फील्ड डिफाइन नहीं है, पैसा कलेक्ट तो किया गया लेकिन बाद में वो अपने पर्पज के लिए जहां पे जरूरी हो, नेसेसरी समझेगी वहां पे खर्च करेगी। ठीक, इसको अपने भाषा में जैसे अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज यही लिख दीजिए कि एडिशनल टैक्स लिखिए प्लस लिख दीजिए स्पेसिफाइड फील्ड जैसे एग्रीकल्चर, या इसमें किसी भी एनी पर्पज डाल दीजिए सरचार्ज। यही दो टर्म इसमें है कि ये भी एक एडिशनल टैक्स है और ये ठीक। अब हम लोग एक्चुअली में इसको आगे और चीज़ें बाद में बताते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ पढ़ा है आप लोगों में उसमें मुद्रा और बैंकिंग वाला चैप्टर जो है वो खोलिए। घट्टा चक्र का जो पीडीएफ पढ़ा हुआ है ना ग्रुप में टेलीग्राम पे, करेंगे क्वेश्चन कि नहीं, मन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो तीन बातों का ध्यान रखिए आप लोग एग्जाम देते समय। देखिए जो प्रीलिम्स में आप लोगों के परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ है, जैसे कि किन लोगों ने सच बताओ मेहनत और रिवीजन किया था ढंग से, तो फिर उसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है। ऑनेस्टली बताओ, मैं किसी को भी रैंडमली अगर पूछूंगा तो बता देना ऑनेस्टली, शर्माना मत। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए है, और जो मैं एक्चुअली में इवेंट करा रहा था उस इवेंट की मुझे परफॉर्मेंस नहीं लगी और बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो, तो मेरा भी इतना
इंटरेस्ट तब जगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसके नाम तो मुझे कुछ फ़ायदा है ना मुझे कुछ नुकसान है। आप लोग करते आपको फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों के लिए, और कोई टीचर करा भी नहीं रहे थे हमारी समझ से। मैंने आप लोगों के लिए ही वो इवेंट रखे थे कि दोनों लोग तैयार करिए, आपस में डिस्कशन करिए, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि बच्चे यहाँ पे एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि वो बन रहे हैं, लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं कि उन्हें हर चीज़ के लिए नोट्स में प्रोवाइड करूँ चल के, या उन्हें हर चीज़ के लिए मैं एक एक चीज़ें किताबें लिख के दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। किसी के लिए भी जब हमने विज़न के नोट्स आपको PDF दे दिए सारे खोज के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, एक टॉप मोस्ट कोचिंग के नोट्स हैं वो प्रिंटेड, आपको प्रिंट कराना हो तो प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद उसमें आपके पास प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं। आप 10 सोर्स बार बार प्रेफर करेंगे तो आप होंगे कंफ्यूज। एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, कोई एक सोर्स पहले प्रेफर करके अच्छे से खत्म करिए 3-4 बार, उसके बाद किसी और सोर्स पे जाइए। 10 सोर्स पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, चीज़ें कवर नहीं होंगी। क्लास नोट्स जितने बनवाए जा रहे हैं उसे अगर आप साथ में रखते हैं, उसमें जो आपको ऐड ऑन करना है विजन से पढ़ के उसे कवर करिए। मैंने बेसिक बुक सबसे कही पढ़ने को NCERT, तो उसे किसी ने नहीं पढ़ी। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कवर किया होगा या पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों ने अवॉइड ही किया। अब उसके बाद भी किसी को नोट्स चाहिए, अगर विजन के नोट्स उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको कवर नहीं कर रहे हैं, आप साथ में जब कवर करेंगे तो आपको जो 600 पेज लग रहे हैं वो 600 पेज नहीं लगेंगे, वो कवर हो जाएगा। अब GST में जितनी मैंने चीज़ें पढ़ाई जब आप पढ़ोगे तो आप कम टाइम में पढ़ दोगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा? टाइम कम हो जाएगा ना। या जो भी मॉडल नीतियाँ समझाई गई, जब आपको चीज़ें उसी समय रिवाइज करोगे तो आप मुश्किल से आधे घंटे में 1 घंटे में कवर कर दोगे वो चैप्टर, और आपको चीज़ें वो हिट करेंगी। जो यहाँ पे शब्द इतनी तेज तेज बोल रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आपको याद आएंगे वहाँ पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे, नए नए डायमेंशंस उसी कॉन्सेप्ट के आपके सामने आएंगे, तो उसी समय आपके वो चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपने 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लिए तो वो टॉपिक आपको भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा ना। तो आपको अलग नोट्स क्यों चाहिए भाई? कुछ बच्चे सिर्फ नोट कलेक्टर बन रहे हैं और कई जगहों पे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने सुना कई जगहों पे कई टीचरों का, भाई जिसका होगा जो देखना होगा देगा, हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। और हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए क्योंकि आप लोगों ने कहा, और हमने भी ऑब्जेक्टिव बुक के PDF भी लिए, हमने उसको ग्रुप में डाला बना के, तो वो हमारी एक्चुअली हमने वहीं डाल दो, वहीं बच्चों को फ़ायदा होगा। और जो हम इवेंट करा रहे थे वो इसीलिए करा रहे थे कि आप लोगों को फ़ायदा हो। उसमें ये हो रहा था कि आप लोग अपना बोलना सीखेंगे, आपकी पर्सनालिटी दोनों को एक्सप्रेस कर सकेंगे, और जो कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करते हैं आप, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि नहीं? जो लोग उस दिन थे वो सच्चाई बताएं, उस पर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि नहीं? नए नए क्वेश्चन आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, पूछते हो, भले पहली बार था तो वो चीज़ें क्लियर हो रही थी ना। लेकिन अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरह से है तो भाई उसमें टीचर फिर क्या करेगा? बैक ऑफ करेगा ना। आप ही बताइए, आप अगर घर में आपके बच्चे हैं या कहीं पे आप खुशी खुशी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर उसमें बच्चे ही पार्टिसिपेट 2-4 बार इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे? हमें क्या पता पड़ता है? हमारा जो काम है पढ़ाना, सिलेबस कवर कराना, उतने पे फोकस करते हैं फिर। और नोट्स आपको साथ में बनाने, इतने ही जो क्लास के नोट्स बताए जा रहे हैं जितने, वो जो जहाँ पे लगे वो नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आप लोग स्कूल के बच्चे नहीं हैं। अब साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपके डाउट क्लियर रहेंगे, या डाउट होंगे तो आप क्लास में क्लियर कर सकते हो, तभी आप पूछोगे, अदरवाइज नहीं पूछोगे। ठीक है, वो PDF खोल लीजिए क्वेश्चंस वाले। अब डेली हम काम करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10-15 मिनट डेली कराएंगे। जो जिस चैप्टर का होगा आप लोग करके आइए और मार्क करके आइए। जब मार्क करके आएंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा कौन से टॉपिक पे आप फंस रहे हैं।
क्योंकि मेरी तरफ से कराने में मुझे ये नहीं पता होगा कौन से टॉपिक आपको आसान है पढ़ाने के बाद क्लियर है, कौन से नहीं। ठीक, क्योंकि आप लोग एक बार अगर 15-20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लोग अगर किए रहेंगे तो वो चीज़ें आपकी कवर रहेंगी। कल कुछ बचे हैं टर्म और टैक्सिंग सिस्टम के, वो बताएंगे और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे। या एलपीजी रिफॉर्म भी, एलपीजी रिफॉर्म पढ़ा दिए नहीं पढ़ाए हैं ना, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में नहीं बताए थे। हाँ क्या कैंसिल, क्यों कैंसिल हो रहा है, बोलिए ना। किसकी और नहीं खुल रही, सबकी खुल रही है पीडीएफ। फोन में आपकी उसमें सही नहीं होगी। किसी से पूछ लो, देखो सारे बोल रहे हो तुम्हारा कुछ हो गया सब। वो क्या है, फिस्कल पॉलिसी वाला खोलो, राजकोषीय नीतियां वाला। नहीं, मुद्रा बैंकिंग नहीं, फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। यार ये पेज नंबर इंग्लिश वाले में तो 111 पेज पे, हिंदी वाले में कौन से पे पता नहीं। हिंदी वाले 123 पे ना, वो इंडेक्स देख लो, वहाँ पे दिया होगा राजकोषीय वाला। 117 ठीक है, जिस पे भी हो। राजकोषीय नीति एवं राजकोषीय नीति एवं हाँ यस, ठीक है, जिस पेज पे हो। मैंने इंग्लिश वाला खोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक जनरल बजटिंग वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, इसे सबने देख लिया था ना आंसर, इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। और देखोगे चौथा क्वेश्चन जो है बजट के बारे में, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कभी कभार एसेंस जो बजट के होते हैं। चौथा क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है, दिख रहा है ना वो क्वेश्चन, पढ़ो। ये बात जब मैं बजट पढ़ा रहा था उस समय बोला था कि बजट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट या कोई एसेंस रहा हो तो वो पढ़ के रखिएगा उस साल का बजट। जिस साल आपको एग्ज़ाम देना हो, जैसे इस साल अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो बजट जो फरवरी में आएगा तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो आएंगे वो आप कवर करके रखिएगा कि उसका बेसिक एसेंस क्या है, कौन सी थीम पे बजट बना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है इस बजट का, वो सब चीज़ें आपको कवर करके रखनी पड़ेंगी। उसी में पूछा ना ये क्वेश्चन, ये लेकिन 2017-18 का है।
अगला देखो 8वां क्वेश्चन, IS प्री 2018 में आया हुआ है, जीएसटी पे है। इसमें लिस्ट आपको एक बार देख के जानी पड़ेगी। इससे क्या समझ में आ रहा, जो जीएसटी की लिस्ट होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। जो मैंने कहा आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी, ये एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ है। कुछ चीज़ें, मेन चीज़ें तो मैंने लिखा दी है, जो चीज़ें नहीं कवर है वो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। और ये इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें कुछ चीज़ें कभी इन की जाती हैं, कभी आउट की जाती हैं। तो उस साल का जो करंट रहेगा, जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो, तो वो चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कवर। क्योंकि कोई चीज़ कई बार परमानेंट नहीं है, कुछ चीज़ें पता चला जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ, निकाल दिया गया उसमें से। समझे करंट से कैसे रिलेट हो रहे हैं क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन देख रहे हो, 8वां क्वेश्चन देख रहे हो ना आप लोग हैं? अलग है, IS 2018 वाला क्वेश्चन है ये। प्री हिंदी का 12वां है, 2017 वाला जीएसटी वाला। 18 वाला देखो, IS प्री 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल ग्रेन किस, इंग्लिश वाले में तो 8वां है, हिंदी में अलग। तुम लोगों ने कौन सा खोला है? क्यों, हिंदी वाले में तो डायरेक्ट चैप्टर पे जाते डायरेक्ट। हिंदी वाले में देखो कौन सा है हिंदी, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर सेम दिया हुआ है, क्या बात है। हाँ ये है ना 14वां, 14th क्वेश्चन, हिंदी वालों में 14वां, 14 नंबर। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ दिया करेंगे। तो जब IS प्री 2018 बोल रहे हैं तो अगल बगल देख लो थोड़ा कौन सा है, ये भी देख लो साथ में। अगर हम क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं IS प्री 2018 में पूछा गया, IS प्री 2018 में एक ही तो क्वेश्चन है ना, ऊपर नीचे हमारी समझ से एक ही क्वेश्चन है। देखा, मिला वो क्वेश्चन, नहीं मिला? अरे तुम लोग नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहा क्या नहीं, तेरी बात खड़ी तो बोला, तो बैठे ही हो, तेरी बात खड़ी तो 2018 चिकन वाला जो है, ठीक है। इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें एक्चुअली में आपको स्लैब पढ़ने पड़ेंगे, स्लैब देखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसी के आगे है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज प्रपोज्ड बाय टास्क फोर्स हुज प्रेसिडेंट वाज, किस प्रेसिडेंट, 2017 MPPSC 2017, अगला क्वेश्चन ही है उसमें। जीएसटी टैक्स किसके द्वारा प्रपोज किया गया, कौन सा टैक्स टास्क फोर्स द्वारा, उसी में अगला क्वेश्चन होगा। देखो MPPSC 2017 वाला क्वेश्चन प्री का, हिंदी वाले मिला?
यार इंग्लिश वाला ही खोल लो PDF, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना उतना तो? मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बोल ही दे रहा हूँ। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज किसके द्वारा प्रपोज किया गया? कौन? टास्क फोर्स के द्वारा। तो विजय केलकर की कमेटी थी। अब देखो ये सब क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो अगर कवर नोट्स या कहीं पे नहीं है तो आप जब क्वेश्चन करते हो वहां पे कवर हो जाते हैं। विजय केलकर की कमेटी द्वारा एक IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला PDF अगर खोलेंगे तो उसमें 10वां क्वेश्चन है। IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है, उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट इंप्लीमेंटिंग के रिलेटेड है। क्या वो नहीं मिल रहा? इंग्लिश वाले तो पास आते होगे यार। 10वां क्वेश्चन मिल गया। हिंदी में कौन सा नंबर पे है? 12 पे। IAS प्री 2017 का पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? ये किस पे है? ये बेनिफिट पे है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा होगा कि ये बेनिफिट पे है। प्रॉज एंड कॉन्स, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नहीं? पढ़ के देखिए। आंसर मतलब पूरा पढ़ के देखिए ना, थोड़ा एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं? करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस सबसे तो कोई लेना देना नहीं है इसका। GST का पहला वाला है, इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये तो है ही, इसीलिए तो आया GST। अगला थर्ड वाला, इट विल enormously increase the growth of size economy, will enable the overtake China in near future। ये तो कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई, मतलब ओवर स्टेट हो गया। ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन सही हो गया ना। देखो UPSC में भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आसान आते हैं, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो UPSC में इकोनॉमी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर स्कीम को मिला लोगे तो 25 क्वेश्चन मान के चलो हर साल प्री में। और थोड़ा सा अगर अवेयर रहे आप, इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत हल्का होते हैं। सिर्फ आप अपने दिमाग से ये हर्डल निकाल दीजिए कि इकोनॉमी के क्वेश्चन टफ होते हैं। CST के जितने भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, जब अभी मैंने पढ़ाया है तो आपको लग रहे होंगे वो रिलेवेंट और आपको वो कनेक्ट हो रहे होंगे फटाफट। अप्लाइड पार्ट कनेक्ट हो रहे हैं तुरंत, इसलिए वो आसानी से निकल जा रहे हैं। लेकिन अभी जब कुछ दिन और बीत जाएगा और आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपके दिमाग से क्या होगा, ये सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज और फिर क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत। अभी जितने GST के क्वेश्चन देखें, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आई? या फिस्कल पॉलिसी के और भी क्वेश्चंस देख लो उसमें। अगला है एक छत्तीसगढ़ 2019 का क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया 2000 GST बताओ। करेक्ट। और यूपी पीसेस 2021 में भी पूछा गया है वही क्वेश्चन सेम, इंग्लिश वाले 12-13। 13 नंबर है हिंदी में 13। यूपी पीसेस बेस 2017 का क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन 15वां क्वेश्चन है इंग्लिश में। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का एक क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है इंग्लिश में।
15। इंग्लिश में 16 है, हिंदी में 16 है ना। क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो एक्सपेक्टेड टू क्रिएट क्या? यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन मार्केट, इंप्रूव इन कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस कोई इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा ना? वो जब मैं प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तब मैंने क्या कहा था, अगर सिंप्लिसिटी टैक्स में होगी तो क्या होगा, लोग टैक्स देंगे ना, अवॉइडेंस नहीं करेंगे ना, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात वो सही हो जाएगा, फिर तो दोनों सही होंगे ना। कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? कंफ्यूजन किसी को किसी भी क्वेश्चन में? अब देखिए, आगे 3 दिन हमारी क्लास नहीं है, ठीक है। संडे छुट्टी है, मंडे हमारी क्लास नहीं है हमारी समझ से, ट्यूसडे छुट्टी है, 3 दिन। तो इस 3 दिन में आप लोग ऐसा करिएगा कि जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए उसको थॉरोली फटाफट देखते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से हो जाएंगे, कुछ में फैक्चुअल चीज़ें होंगी जिसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैक्ट के नीचे एक्सप्लेनेशन दिए वो रट लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ कॉन्सेप्ट को रिलेट करने में या समझने में दिक्कत हो रही होंगी, उसे मार्क कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों ने किताबें मंगाई कि नहीं, ये वाली जो मैंने ये बुक PDF किया है, इसे हार्ड कॉपी में मंगा लीजिए आप लोग, तो आसान हो जाएगा। क्योंकि PDF से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है, इसे बार बार रिवाइज करना, पढ़ना। आप लोग कम से कम ऑर्डर कर लीजिए ना, अगर मार्केट में नहीं मिल रही, अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से ऑर्डर कर लीजिए, या घटना चक्र की साइट पे जाके ऑर्डर कर लीजिए, या सब लोग मिलके, अगर सबको चाहिए तो सब लोग मिलके किसी एक से एक साथ ही बल्क में ऑर्डर कर लीजिए ना, उस फॉर्म में भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार मैं जो 25 क्वेश्चन दूंगा उसमें से कम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सबके सही हों। किसी को अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत, कन्फ्यूज़न है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ग्रुप में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है टेलीग्राम के, अगर आप वहाँ पूछ सकते हैं तो वहाँ पूछ लीजिए, समझे आप लोग? ठीक ना, ये बंद कर दो।